नमस्कार, मैं रुद्र दिवाकर पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका रुद्रा ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की बायोलॉजी और जिसमें हमने पिछले सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगला जो चैप्टर हमें पढ़ना है वह है चैप्टर नंबर 10 मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव। यह चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर से आपको एग्ज़ाम में लगभग 6 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये बात श्योर है कि इसमें 6 से लेकर के 8 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम अर्थात कम से कम 6 नंबर के क्वेश्चन तो एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। चैप्टर थोड़ा इजी है, कंसेप्ट बेस्ड है। अगर आप सही से पूरी क्लासें लेंगे तो इस चैप्टर से जो 6 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो आप आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस अध्याय में हमारे सिलेबस में क्या क्या बातें मेंशन की गई हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि जो बातें सिलेबस में मेंशन नहीं होती हैं उनको पढ़ना निरर्थक होता है बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर आप तभी करेंगे जब पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की धारणा होती है कि कितना कम से कम वो पढ़े, यहाँ तक कि यदि टीचर 4 या 5 लाइन भी लिखाता है तो वह सोचते हैं कि यह आंसर 1 या 2 लाइन में होना चाहिए, और ऐसे में वो निरंतर यही सोचते रहते हैं कि कितना कम पढ़ें। क्योंकि वो अगर क्वेश्चन बैंक भी लाते हैं तो उसमें टीचर से कहते हैं कि सर इसमें टिक लगा दीजिए ताकि हमको बहुत कम पढ़ना पड़े। तो एक बात आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, आप जितना कम पढ़ेंगे उतना ही कम लिख पाएंगे और उतने ही कम नंबर आपको मिलेंगे। अच्छा नंबर लाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप बहुत अच्छे से विस्तृत ढंग से पढ़ाई करें। अभी समय आपके पास पर्याप्त है, जितना डीप हो सके और जितना विस्तृत रूप से चीज़ें आप समझ सकते हैं उतना डिटेल में अच्छे से तैयारी करें। चलिए बात करते हैं इस अध्याय में हमको क्या पढ़ना है। तो इसमें हमको पढ़ना है सूक्ष्मजीव, और सूक्ष्मजीव का जो एप्लीकेशन है या जो यूज है हमारे कल्याण में, अर्थात चैप्टर का ही नाम था मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में जाना था कि जो सूक्ष्मजीव थे वो बहुत सारे रोग फैला रहे थे जिनसे हम परेशान हो चुके थे कि सूक्ष्मजीव हमारे लिए कितने ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो ऐसे में हमारे मन में एक धारणा बन चुकी थी कि सूक्ष्मजीव हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सूक्ष्मजीव हानिकारक होने के साथ साथ बहुत से ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो लाभदायक भी होते हैं। इस चैप्टर में हम इसी बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले है सूक्ष्मजीवों का घरेलू खाद्य उत्पादों में क्या उपयोग है, औद्योगिक उत्पादन में इनका क्या उपयोग है या औद्योगिक उत्पादन के रूप में इनको पढ़ना है हमको, और वाहित मल उपचार, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊर्जा के उत्पादन में सूक्ष्मजीव कैसे उपयोगी हैं, जैव नियंत्रक कारक के रूप में और साथ साथ में जैव उर्वरक के रूप में। अर्थात हम देख रहे हैं तो चैप्टर में 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 ही टॉपिक मेंशन किए गए हैं, जिनमें से 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें से औद्योगिक उत्पादन, साथ साथ में वाहित मल उपचार और इसके बाद जैव उर्वरक। ये जो टॉपिक हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जब बायोगैस या जैव गैस पढ़ेंगे तो वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आगे हम पहला ही टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सूक्ष्मजीव क्या होते हैं। तो जैसा कि इससे पहले की क्लासों में आपने सूक्ष्मजीव के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते या जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता तथा जिनके अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, सूक्ष्मजीव कहलाते हैं, जिनको माइक्रोब्स बोला जाता है। माइक्रोब्स की कई कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले यदि हम देखें तो जीवाणु, प्रोटोजोआ, ईस्ट भी एक टाइप के कवक ही होते हैं। कवक तथा शैवालों को सूक्ष्मजीव की श्रेणी में रखा जाता है। अब आपके मन में विचार आ सकता है कि वायरस क्या होते हैं, तो वायरस भी सूक्ष्मजीव की श्रेणी में ही आते हैं, लेकिन चूंकि हम जानते हैं जो वायरस है वह सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी है, तो इसको ना तो हम सजीव मान सकते हैं और ना ही निर्जीव बोल सकते हैं। तो जो वायरस है
माइकोप्लाज्मा है, फाइटोप्लाज्मा है, ये सब जो प्रोटीनीय संक्रमित कारक हैं ये सब भी सूक्ष्म जीव के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये बात हो गई सूक्ष्म जीव की। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान की सूक्ष्म जैविकी या सूक्ष्म विज्ञान में, सूक्ष्म जीव विज्ञान में, और उसे बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी। याद रहेगा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाती है, जिसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। और सूक्ष्म जीवों का अध्ययन हम माइक्रोस्कोप से ही कर सकते हैं, और इसीलिए एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जैविकी का पिता माना जाता है। तो एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहा जाता है। आगे यदि बात करें कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर सूक्ष्म जीव ना पाया जाए। कृत्रिम रूप से ऐसे स्थानों का निर्माण किया जाता है जहाँ पर निर्जमीकृत वातावरण बनाया जाता है कि सूक्ष्म जीव से प्रदूषण ना हो। लेकिन जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ओमनी प्रेजेंस होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, अर्थात ये उन स्थानों पर भी पाए जा सकते हैं जहाँ जीवन की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। सूक्ष्म जीवों का संसार संपूर्ण बायोस्फीयर जिसको बोलते हैं जीवमंडल पर फैला होता है। ये मृदा, जल, वायु, मानव के शरीर के अंदर, शरीर के बाहर तथा जंतुओं और पादप पर भी मिलते हैं। ये जैव तंत्र के प्रमुख घटक होते हैं। ये जीवन की असंभव परिस्थितियां जैसे उच्च लवणीय जल, बहुत ज़्यादा लवणीय जल जहाँ पर जीवन संभव नहीं है वहाँ पर भी जीवाणु उपस्थित होते हैं। गीज़र के अंदर अर्थात गर्म पानी के अंदर भी पाए जाते हैं। गर्म सल्फर के झरनों में, मृदा की गहराइयों में, मिट्टी के बहुत नीचे तक तथा 100 डिग्री सेल्सियस के गर्म पानी के झरनों एवं उच्च अम्लीय वातावरण जहाँ वातावरण बहुत ज़्यादा एसिडिक है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। साथ साथ में बर्फ़ की सतहों के अंदर भी ऐसी विषम परिस्थितियों में भी ये पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सर्वव्यापी जो है वो सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे विशेषता जीवाणु बर्फ़ में भी पाया जाता है और गर्म झरने में भी पाए जाते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। साथ साथ यदि बात करें तो प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और गुणन पोषक माध्यम में किया जाता है, जिसमें कल्चर किया जाता है, इनको उत्पन्न किया जाता है। इस माध्यम में ये शीघ्र वृद्धि करके एक कॉलोनी का रूप ले लेते हैं, और जब ये कॉलोनी बड़ी हो जाती है तो हम इन्हें नग्न आँखों से देख सकते हैं। जैसा कि हमने बात किया था सूक्ष्म जीव को हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन उनकी जो बड़ी कॉलोनी होगी उनको हम देख सकते हैं। जैसे जो कवक होते हैं, जो ज़्यादा बड़े कवक होते हैं उनको हम आसानी से देख ले जाते हैं। छोटे छोटे कवक जब ब्रेड के ऊपर जम जाते हैं, कॉलोनी बन जाती है उनकी कवक जाल की, तो भी हम उनको देख सकते हैं। तो इतनी बात आपको समझ आ गई। सूक्ष्म जीव प्रायः पादपों, जंतुओं और मानवों में विभिन्न रोग फैलाते ही हैं, और साथ साथ में ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव को हानि पहुंचाते हैं। लेकिन हानिकारक क्रियाओं के साथ साथ ये पर्यावरण के लिए लाभप्रद क्रियाओं में भी लगे होते हैं, संलग्न होते हैं। सूक्ष्म जीव समस्त मानव जाति के लिए अनेक प्रकार के लाभ पहुंचाते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें तो हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित पदार्थ जैसे पनीर है, दही है, बेकरी उद्योग में अगर ब्रेड को ले लें, केक को ले लें, औषधियों को ले लें, मदिरा है, आदि सब का जो निर्माण होता है वो सूक्ष्म जीवों की हेल्प से ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमको जो अब अगला पॉइंट पढ़ना है वह होगा घरेलू खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव का क्या रोल होता है। तो अगली हम हेडिंग डालेंगे और वह हेडिंग होगी घरेलू खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन डोमेस्टिक फूड प्रोडक्ट्स। तो हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवों तथा उनसे व्युत्पन्न पदार्थों का अर्थात उनके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं या उनसे उत्पन्न होने वाले पदार्थों का सेवन करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने आपको बताया था कि दही तो आम लोगों में भी सेवन की जाती है, और ये किससे बनती है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु की मदद से मिलती है। और अगर बात करें तो पुरातन काल से ही मानव खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करता आ रहा है। आधुनिक काल में भी मानव जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से सूक्ष्म जीवों के व्युत्पन्न उत्पादों जैसे दही, पनीर, मक्खन, सिरका, एल्कोहल आदि का प्रयोग
करता है। तो ऐसे हम आराम से वहाँ पर एग्ज़ाम में लिख सकते हैं कि हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवों अथवा उनसे व्युत्पन्न पदार्थों का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित मुख्य खाद्य उत्पाद निम्न हैं, जैसे कि दूध से दही, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और छोटी क्लास के बच्चों को भी ये सिखाया जाता है, बताया जाता है कि दूध जो है वो मीठा होता है जबकि दही खट्टी क्यों होती है। तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु दूध में पाया जाता है। यह दूध की लैक्टोज शर्करा को किण्वित करके, किण्वन उनके अंदर एक प्रोसेस होती है, जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि जो श्वसन होता है वह 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट ईयर की क्लास में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। हम सब वायवीय श्वसन करते हैं, जबकि ऐसे जीवाणु या जो कवक होते हैं वो अवायवीय श्वसन करते हैं, अर्थात ये शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज ना करके किसमें निर्माण कर देते हैं, एसिड का निर्माण कर देते हैं, और यही प्रोसेस कहलाती है किण्वन कहलाती है। किण्वन के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। तो किण्वित करके लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, जिसके कारण खट्टे दही का निर्माण हो जाता है। तो इतनी बात आपको समझ आ गई। यह जीवाणु दूध के दही में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। दूध में वृद्धि के समय यह जीवाणु लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करता रहता है, जो दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन को भी स्कंदित करके आंशिक रूप से पचा देता है। दही की जो अल्प मात्रा होती है वो निवेश द्रव्य, अर्थात इसको हम कह सकते हैं जामन के रूप में ताज़े हल्के गर्म दूध में मिलाने पर लाखों लैक्टिक अम्ल जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जब दही का निर्माण किया जाता है तो उसमें जामन डाला जाता है। जामन का अर्थ होता है थोड़ी सी मात्रा में दही, और दही में चूँकि इस जीवाणु की मात्रा बहुत अधिक है, इसलिए वो क्या कर देता है, जल्दी से दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। और हमने यह भी जान लिया है कि जो लैक्टोबैसिलस लैक्टिक नामक जीवाणु है ये क्या करता है, ये हमारी जब हम दूध को पीते हैं तो दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन को स्कंदन करने में मदद करता है, जिससे आसानी से इसका पाचन हो सके। अगली बात करते हैं, तो अगला है दूध से पनीर का निर्माण। तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस तथा हम लिख सकते हैं कि लैक्टोबैसिलस लैक्टिक्स, ये दोनों जीवाणु जो होते हैं वो दूध में उपस्थित जो कौन सी प्रोटीन होती है, कैसीन प्रोटीन होती है, उसको क्या कर देते हैं, स्कंदित कर देते हैं। और पनीर के निर्माण में क्या किया जाता है कि चिकनाई युक्त दूध को सबसे पहले 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक या लगभग 15 सेकंड के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। इस दूध को 30 डिग्री सेल्सियस ताप तक ठंडा करके इसमें स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या लैक्टोबैसिलस जीवाणु और सूक्ष्म मात्रा में रेनिन एंजाइम मिलाने पर लगभग 45 मिनट में दूध में उपस्थित प्रोटीन जो है वो कैसीन ठोस हो जाती है, जिसे टुकड़ों के रूप में काट लिया जाता है, जिन्हें पनीर की पीस बोलते हैं। तो इतनी बात आपको समझ आ चुकी है कि स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जो है वो पनीर के निर्माण में उपयोगी होता है। आप आसान भाषा में एग्जाम में लिख सकते हैं। अगली बात करते हैं डबल रोटी के निर्माण में। तो सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी जो कि एक प्रकार का ईस्ट है, ईस्ट हमने कहा था सामान्य रूप से पाए जाने वाले बहुत छोटे छोटे कवक होते हैं। इस कवक का बेकरी उद्योग में बहुत ज़्यादा उपयोग है। इसको बीवर्स ईस्ट भी बोला जाता है। डबल रोटी के निर्माण के दौरान ईस्ट को आटा, नमक, दूध या गर्म जल के साथ तब तक गूँथा जाता है। ईस्ट को साथ में ही गूँथ लिया जाता है। ये पैकेट के रूप में मिलता है और इसको साथ में गूँथ लिया जाता है आटे में, जब तक यह आटा मुलायम ना हो जाए। अब यह मिश्रण डो कहलाता है। DOUGH, स्पेलिंग याद रखिएगा, DOUGH। अब यानी जो ईस्ट है, आटा है, नमक और दूध या दूध नहीं है तो गर्म जल का जो मिश्रण है जिसको खूब ज़्यादा गूँथा गया है उसको बोलते हैं डो। इसे गूँथा हुआ आटा भी आप कह सकते हैं। डो को आकार में दुगना होने के लिए कुछ समय तक छोड़ दिया जाता है। आटे में अवायवीय शोषण होने लगता है और उसमें खमीर आने लगता है। ईस्ट की कोशिकाएं
दूध में उपस्थित शर्करा को जाइमेज एंजाइम की सहायता से CO2 गैस और एथिल अल्कोहल में बदल देती हैं, तब डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है। जो CO2 गैस निकलती है बाहर, इस कारण ही जो बन है या डबल रोटी है ये सब फूली हुई और छिद्रयुक्त लगती है। अभी तो सर्दियों का मौसम चल रहा है और डबल रोटी का प्रचलन और अधिक हो जाएगा। आगे यदि बात करें तो इडली, डोसा आदि प्रसिद्ध जो दक्षिण भारतीय व्यंजन बनाने हेतु दाल चावल के आटे को जीवाणु द्वारा किण्वित किया जाता है। इस आटे की फूली उभरी स्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्पादन के कारण होती है। जो इडली है वो भी देखा होगा आपने, छिद्रयुक्त होती है, फूली हुई, तो यह CO2 के कारण होती है। इसमें आटा ढीला और मुलायम हो जाता है। इसके लिए भी ल्यूकोनास्टाक तथा स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हो ल्यूकोनास्टाक या स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं तो पारंपरिक पेय का अर्थ होता है जो बहुत समय पहले से पेय चला आ रहा हो। तो विभिन्न पारंपरिक पेय एवं खाद्य पदार्थ सूक्ष्मजीवों द्वारा किण्वित करके बनाए जाते हैं, जैसे टोडी बोलते हैं इसको। कुछ दक्षिण भारतीयों का पारंपरिक पेय है जो कि ताड़ या नारियल वृक्ष के पादप के तने के स्राव या सेब के किण्वन से बनता है। इसे पाम शुगर या सिरका भी तैयार किया जा सकता है। और आपने सुना होगा कि काफ़ी लोग ताड़ी का इस्तेमाल करते हैं और यह एक प्रकार का पेय पदार्थ होता है। तो सूक्ष्मजीवों का उपयोग, किण्वन से तैयार सॉस का प्रयोग भोजन को स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है, जैसे सोया सॉस आदि। और सोयाबीन के किण्वन से जापान में टोफू तथा चीन में सूफू तथा इंडोनेशिया में टेम्पे तैयार किया जाता है, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट होता है। तो ये सब बातें हैं खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव के उपयोग में। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि इसके आगे सूक्ष्म जीवों का क्या क्या यूज है और हमारे लिए वो कितने ज़्यादा कल्याणकारी हैं। इस वीडियो से यदि आपको सही जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ साथ में और भी हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और यूं ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।